हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट जो सीरीज एक चल रही है, ये वीडियो नंबर कौन सी है, ये वीडियो नंबर 3rd वीडियो है। तो ये जो हम लोग ल्यूसेंट बुक की केमिस्ट्री टोटल कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें वीडियो नंबर 3rd है। और देखिए इतना सभी पोर्शन हो गए हैं, ज़्यादातर हम लोग पोर्शन कवर कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट थ्योरी एकदम अच्छे से, इतने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ ले रहे हैं कि उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को गलत नहीं करना है एंट्रेंस एग्जाम में। और काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये पोर्शन रिड्यूज हो गया है, ये पोर्शन समाप्त हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हर बार क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हमको कवर करनी है बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ देखे। तो सब चीज़ें पूरी कंप्लीट करिए, क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाएगा। बस मेरा काम क्या है हम लोगों का कि क्वेश्चन को सही करना। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कर चुके हैं। ये देखिए थॉमसन मॉडल, देखिए थॉमसन मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री जैसे हर चीज़ होती है, केमिस्ट्री में पहले देखिए थॉमसन मॉडल आया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उसके बाद थॉमसन मॉडल के बाद हम लोग रदरफोर्ड पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड के बाद ईएम वेव मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ते हैं, मैक्सवेल थ्योरी के बाद बोहर की थ्योरी पढ़ते हैं। तो कुछ ना कुछ कमियां इन साइंटिस्ट में रही होगी, तभी वो आगे खोजते चले जा रहे हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड का कुछ ड्रॉबैक थी, ड्रॉबैक मीन्स कमियां कुछ थी। तो इसी पे सब मॉडल पे क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी ही करेंगे। तो चलिए पहले रदरफोर्ड मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रदरफोर्ड कौन थे। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट ही थे, एक वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या एटम्स जो स्ट्रक्चर होते हैं, एटम्स जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, कुछ इनके बारे में कुछ चीज़ें ये इन्होंने ज्ञान किया होगा, तो फिर ये अपना मॉडल दे दिए होंगे। तो वही चीज़ें हमको पढ़ना है कि जैसे रदरफोर्ड थे, क्या चीज़ अपना ज्ञान इसमें इंक्लूड किए थे, क्या चीज़ें इसमें बताए थे, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग को पता करना है। में पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग कुछ चीज़ें इसमें जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ जो चीज़ें हम लोग को क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, बस उतने पे ध्यान देना है। रदरफोर्ड मॉडल क्या था, 1911 में इन्होंने वर्क किया था। इनके एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट का नाम गीगर एंड अर्नस्ट मार्डेन था, ये जान लेना है। और बम्बार्ड वेरी थिन गोल्ड, एक पतली सी चादर टाइप थी, थिन गोल्ड की थी, गोल्ड फॉयल थी। अल्फा पार्टिकल द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बी मेड, उस पर अल्फा पार्टिकल का क्या कराए थे, पास कराए थे। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, जैसे ये मान लीजिए ये क्या थी, ये गोल्ड फॉयल एक चादर थी, यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल पास कराए थे। स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल से ये पास कराए थे। फिर यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिए थे, सर्कुलर स्क्रीन, जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इन्होंने यूज किया था। तो एक स्क्रीन लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए थे, ये क्या है, ये थिन गोल्ड फॉयल है, एक पतली सी चद्दर जिसको कहते हैं ना, थिन गोल्ड, GOLD, गोल्ड क्या थी, गोल्ड फॉयल थी। तो ये लगा दिए थे। अब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल मूव करा रहे थे, फिर कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जैसे मूव कर रही थी, डायरेक्ट ऐसे सीधे निकल जा रही थी इस पे, स्क्रीन पे, जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन थी इस पे आ जा रही थी। कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल की किरणें थे थोड़ा सा रेडिएट कर जा रही थी, मतलब मुड़ जा रही थी, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही थी। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थी जो सीधे ना जाके यहाँ से टकरा के सीधे यहीं पे डायरेक्ट वो मूव कर जा रही थी, मतलब रिटर्न कर जा रही थी, डायरेक्ट यहीं से लड़ी थी चद्दर पे और डायरेक्ट वापस। तो 99% तो एकदम सीधे चले जा रही थी, कुछ पॉइंट परसेंटेज में डिफ्लेक्ट कर रही थी और कुछ पॉइंट परसेंट में सीधे वापस आ जा रही थी, रिटर्न कर जा रही थी। वही चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल बियर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय द स्मॉल एंगल। कुछ देखिए यहाँ पे लिखा है फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द तो फास्ट मूवमेंट कर जा रही थी, पार कर जा रही थी। और सम कुछ अल्फा पार्टिकल बियर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल, कुछ सम एंगल, कुछ मतलब छोटे से एंगल्स में, मतलब जो अभी मैंने बताया था वो क्या कर जा रही थी, डिफ्लेक्ट कर जा रही थी। 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 कहीं पे लिखा रहता है, कहीं पे 20,000 लिखा रहता है। पार्टिकल अपेयर टू रिबाउंड मीन्स वापस आ जा रही थी। तो कुछ वापस, मैंने 3 चीज़ें बताया भी था। रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, रदरफोर्ड साहब ने यही किया था ना कि अल्फ़ा पार्टिकल का क्या इन्होंने बम्बार्ड कराया था, मतलब बमबारी की थी। तो अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या, अल्फ़ा पार्टिकल हमेशा ये जान लीजिए, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है कि निगेटिव। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये चीज़ हम लोग जान लिए हैं।
और अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट पे बेस होता है क्या, ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, ये अल्फ़ा स्कैटरिंग SCATTERING अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट EXPERIMENTS एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पे RESULT रिजल्ट पर बेस था। ऐसे आप लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल जो था उनका किस पे बेस था, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर बेस था, BASED बेस्ड था, ये आप लिख सकते हैं, बेस्ट है या बेस्ट था। तो नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं ये चीज़ें, नेक्स्ट में देखते हैं इनका जो रदरफोर्ड कंक्लूडेड क्या था, क्या ये कंक्लूड इनका क्या निचोड़ था, क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या विचार था। तो मोस्ट ऑफ देम ये देखिए स्पेस इनसाइड द एटम, मान लीजिए ये एटम्स है, एटम्स में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं भाई, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमेशा आपको पता नहीं है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। तो ये पूरा एटम्स है। स्पेस इनसाइड, अब ये देखिए जो एटम्स होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके ये सेल होते हैं। तो ये देखिए ये पूरा ये सेल ही है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, तो ये पूरा 2 सेल मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन इसी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये जो होता है ये टोटल, ये जो दोनों दिख रहा है ये स्पेस है, तो एम्प्टी स्पेस है। तो नेक्स्ट में ये देखिए मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्टेड से वो क्या कर जा रहे थे, पास हो जा रहे थे, क्योंकि उसमें क्या एटम्स में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, उसी की वजह से वो डायरेक्ट पास कर जा रहे थे। नेक्स्ट में वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बियर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दियर पाथ, कुछ जो रास्ते से भटक जा रहे थे, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइड वेरी लिटिल स्पेस, जो एटम्स के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसमें तो थोड़ा सा कम ही स्पेस होता है ना। नेक्स्ट में देखिए थर्ड पॉइंट, ये वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वी आर डिफ्लेक्टेड बाय 180, कुछ तो डायरेक्ट वापस चले जाते थे 180 डिग्री से, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड वी आर कंसनट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद द एटम्स। नेक्स्ट में देखिए फ्रॉम द डाटा रदरफोर्ड का जो डाटा था आल्सो कंक्लूडेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस अबाउट, ये देखिए यहाँ पे 10 के पावर 5, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 के पावर 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, जो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है लगभग 10 के पावर 5 टाइम्स लेस होता है रेडियस ऑफ द एटम्स के, ये चीज़ इसमें बताया गया है। जैसे क्या चीज़ ये अभी यार ये जब कैलकुलेशन की बात करेंगे ना कि कितना होता है एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक न्यूक्लियस, ये सब की बात, जैसे देखिए थोड़ा चीज़ आपको समझा देते हैं तब समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे दी डायमीटर अगर बोले, डायामीटर अगर बोले या फिर साइज बोले तो सेम ही है, कभी कभी साइज बोलता है, कभी कभी डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ साइज ऑफ द एटम, डायमीटर ऑफ द एटम्स क्या होता है, 10 के पावर 5 टाइम्स, 10 के पावर 5 टाइम्स जो होता है द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये डायमीटर जो साइज किसका होता है, जो एटम्स के डायमीटर साइज होती है, और 10 के पावर 5 न्यूक्लियस के डायमीटर के क्या होती है ज़्यादा होती है। तो वो जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन का वो टॉपिक होता है, लेकिन आप इतना जानें कि जो यहाँ से देखिए 10 के पावर 5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, लेस दैन रेडियस ऑफ द एटम। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर देखिए 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट कह रहा है, फ्रॉम द डाटा रदरफोर्ड का जो कुछ डाटा था आल्सो कंक्लूडेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है
अबाउट 10 के पावर 5 टाइम लेस होता है देन द रेडियस ऑफ द एटम। रेडियस ऑफ द एटम्स कितना होता है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कितना होता है, अभी हम लोग आगे पूरी क्लियर करेंगे। बट आपको इतना जान लेना है कि न्यूक्लियस का रेडियस 10 के पावर 5 टाइम्स कम होता है किसके, रेडियस ऑफ द एटम। तो रेडियस का एटम्स अधिक होता है क्योंकि 10 के पावर कितना होता है, अभी आगे हम लोग पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट में चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, यहीं पे थोड़ा सा ये चीज़ें समझ लीजिए कि तो और चीज़ें आगे चल के आसानी होगी समझने में। जैसे यहाँ पे चीज़ें क्या चीज़ समझ लेनी है, यहाँ पे चीज़ें हमको ये कंफर्म कर लेनी है कि कितना रेडियस होता है। ये देखिए जैसे रेडियस ऑफ द कितना, रेडियस ऑफ पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, फ्रॉम द डाटा, रदरफोर्ड डाटा के अनुसार आल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के रेडियस जो होता है अबाउट 10 के पावर 5 टाइम कम होता है, लेस होता है देन द रेडियस ऑफ द एटम। तो एटम्स का रेडियस जो होता है वो ज़्यादा होता है न्यूक्लियस ऑफ द एटम के, क्योंकि यहाँ पे कह ही रहा है कि न्यूक्लियस का रेडियस 10 के पावर 5 टाइम कम होता है रेडियस ऑफ द एटम्स के। अभी आगे इसका वैल्यू दिया होगा। नेक्स्ट में देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अनुसार रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, एटम्स के न्यूक्लियर मॉडल पे बेस है। तो हुइच हैड द फॉलोइंग फीचर, कुछ फीचर के अनुसार इनका देखते हैं। ये इसका रदरफोर्ड मॉडल को बोला ही जाता है। रदरफोर्ड मॉडल को क्या चीज़ें बोलते हैं, रदरफोर्ड मॉडल को न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे चीज़ें देखिए, फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, या फिर यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को एक नाम से और जाना जाता है, तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं या फिर न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, NUCLEAR, न्यूक्लियर ATOMIC एटॉमिक मॉडल, MODEL मॉडल भी बोलते हैं। तो ये चीज़ दिस और ये सोलर सिस्टम जो मॉडल इनका था ना वो किसके सिमिलर था, सोलर सिस्टम के पे सिमिलर था। नेक्स्ट पे देखिए यहाँ, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द एटम कंटेंस लार्ज एम्प्टी स्पेस नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। अभी जो मैंने बताया था कि वहाँ पे लार्ज वॉल्यूम होता है, न्यूक्लियस होता है, ये जो होता है ये मैंने बताया नहीं था, वही चीज़ की बात हो रहा है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस होते हैं एटम्स में। नेक्स्ट में सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, देखिए ये कह रहा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। हाँ, तो जो एटम्स में न्यूक्लियस होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रेसिड्स इन द न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट में देखिए थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। अब यहाँ पे देखिए मैंने वही बताया था ना, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो न्यूक्लियस की साइज होती है, डायमीटर होता है, वो काफ़ी कम होता है अगर कंपेयर किया जाए साइज ऑफ द एटम। यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ 10 के पावर -8 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ अगर न्यूक्लियस की बात किया जाए तो 10 के पावर -13 है। यहाँ पे -13 पावर लगा है, यहाँ -8, तभी तो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है ना, यहाँ पे देखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस काफ़ी कम है, क्योंकि माइनस में वैल्यू है। ऐसे तो 13 और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 13 है, लगेगा कि ये बड़ी वैल्यू है, नहीं, यहाँ माइनस में वैल्यू है तो ये कम है। लेकिन ये भी एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे साइज ऑफ द एटम अगर क्वेश्चन पूछता है कि साइज ऑफ द एटम बताइए तो सेंटीमीटर यूनिट देख लीजिएगा। अगर इसी को हम मान लीजिए मीटर में लिखेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा अगर मीटर करेंगे। अगर इसको सेंटीमीटर करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर 13 2 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो ये मीटर की बात है, यहाँ देख लीजिएगा सेंटीमीटर में वैल्यू है। तो साइज ऑफ द एटम कितना होता है, लगभग में 10 के पावर -8 होता है। यहाँ देखिए लगभग का चिन्ह लगा है, ऐसे लगाते हैं, और 10 के पावर -13 सेंटीमीटर होता है न्यूक्लियस की साइज। न्यूक्लियस की साइज कम होती है किससे, एटम की साइज से। नेक्स्ट में चलिए हम लोग देखते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। रदरफोर्ड की कुछ कमियां होती हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। एंड एटम साइज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल,
एन एटम्स इज होल इलेक्ट्रिकली, अगर बात किया जाए कि जो पूरे एटम्स होते हैं उनकी होल पूरा उनका न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बिकॉज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है बैलेंस कर लिया जाता है बाय द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सही बात है। अगर एटम्स की बात किया जाए, मान लीजिए पूरा एटम्स है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए ये घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये तभी तो कहते हैं घूमते रहते हैं, कभी गिरते हैं, यही तो ड्रॉबैक है। अगर रदरफोर्ड मॉडल ने कहा ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, लेकिन ये इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे चक्कर लगाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी इमिट करेगा ना, कुछ रेडिएशन निकालेगा। एक बार ऐसा होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे मूव करते करते न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए। तो यही चीज़ तो ड्रॉबैक थी इनकी, यही तो ये बता नहीं पाए थे कि एटम क्या होता है, स्टेबल होता है कि नहीं होता है। यही तो इनकी ड्रॉबैक इनकी क्या थे, ड्रॉबैक इनका जैसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, और स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बता पाए थे कि जो एटम्स होते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यही दो ही तो ड्रॉबैक थी इनकी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये 4 देख लेंगे। ऑफ एन एटम साइज होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज, ये हो जाएगा। तो जैसे ये चीज़ देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एन एटम्स होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज बैलेंस बाय क्या टोटल नेगेटिव चार्ज। हाँ सही बात है, क्योंकि ये जो पूरा एटम्स होता है न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं भाई। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन ये है मान लीजिए, तो ये तो मूव करेगा। अब यहाँ पे एक आउटर साइड में एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये जो फोर्स लग रहा है ना, आप लिख सकते हैं ELECTRO, इलेक्ट्रो STATIC, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ATTRACTION, अट्रैक्शन लगता है। अब इसका कुछ वैल्यू होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ये देखिए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू mv²/r। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है mv²/r, यही फोर्स लगता है तब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट में देखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, जो मैंने अभी समझाया ना वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा इन क्लोज सर्कुलर पाथ में लगाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव चार्ज, हाँ जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, जो न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बीच तो चक्कर, जो ये चक्कर लगाएगा उसके बीच तो लगेगा ही। देखिए बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इज काउंटर बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है mv²/r एक्वायर्ड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो उसी की वजह से चक्कर वो लगाता रहता है। तो मैंने बता ही दिया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। ड्रॉबैक चलिए देखते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड देखिए साइंटिस्ट का ड्रॉबैक तो कमियां तो रहेंगी, क्योंकि शुरू में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां रही जाएंगी, कुछ चीज़ें वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो कुछ एक्सप्लेन करते हैं, फिर उनकी कुछ कमियां रह जाती हैं। तो पहले हम लोग देखिए थॉमसन मॉडल पढ़े, फिर रदरफोर्ड पढ़े, पहले थॉमसन मॉडल पढ़ लिए, फिर उसके बाद रदरफोर्ड हम लोग पढ़ ही रहे हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग EM वेव के मैक्सवेल के बारे में पढ़ लेंगे, फिर मैक्सवेल के बारे में फिर बोहर आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे केमिस्ट्री में आगे साइंटिस्ट हम लोग एटम्स में चलते रहेंगे। तो चलेंगे, अब देखिए कुछ ड्रॉबैक मीन्स कमियां होती हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें कुछ कमियां थी। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल लॉ ऑफ मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इफ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा है, अल्फा पार्टिकल की, इन मोशन इट इज इनवाइटेबल रेडिएट एनर्जी। देखिए कह रहा है कि इनवाइटेबल मतलब रेडिएट एनर्जी रेडिएट करेंगी जब वो मोशन करेंगी। 10 इस प्रकार एन यहाँ पे देखिए, इस प्रकार यहाँ पे दूसरे स्लाइड में आइए, इस प्रकार की बात कर रहा है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन व्हेन, ये देखिए इस प्रकार
इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग राउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ कंटिन्यूली मतलब लगातार शुड रेडिएट एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी रेडिएट करेंगी, एनर्जी निकालेंगी, लूज एनर्जी, एनर्जी को लूज करेंगी। एज ए रिजल्ट इट शुड ये ग्रेजुअली पुल टूवर्ड द न्यूक्लियस, अब वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगी एंड एंड अप, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मैं बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया तो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, कभी 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 ये आके यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। तो वही चीज़ कह रहा है एंड कोल्ड, यहाँ देखिए पुल टूवर्ड द न्यूक्लियस एंड एंड अप, ये देखिए कोलाइडिंग विथ इट, दिस शुड रिजल्ट इन टोटल कोलैप्स ऑफ द एटम, फिर एटम टोटल कोलैप्स हो जाएगा। इफ़ इट वाज सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, ये देखिए एटम्स क्या होते हैं, एटम्स जो होते हैं शुड बी हाईली अनस्टेबल होते हैं, एटम क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, हाउएवर वी नो दैट एन एटम स्ट्रक्चरली स्टेबल, तभी तो वही तो हाउएवर मतलब कैसे जो होते हैं एटम स्ट्रक्चरली स्टेबल होते हैं, तो यही तो उनकी ड्रॉबैक थी, कमियां थी। दस रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड इज एक्सप्लेन, रदरफोर्ड मॉडल जो फेल्ड हो जाता है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, तो ये आप लिख लीजिए कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इन्होंने नहीं बता पाया था। क्या नहीं बता पाया था कि क्या नहीं बता पाया था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। तो क्वेश्चन पूछता है कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या थी, ड्रॉबैक क्या था, तो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम लिख लीजिए। और एक चीज़ लिख सकते हैं कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन EXPLAIN, एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो चीज़ नहीं बता पाए थे, तो ये दो चीज़ आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट में ये नोट में, तो यहाँ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। नोट में ये चीज़ है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्फ़ा पार्टिकल इज ऑब्टेंड, अगर अल्फ़ा पार्टिकल ऑब्टेंड मीन्स प्राप्त करना, अगर अल्फ़ा पार्टिकल को प्राप्त करना है बाय रिमूवल ऑफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम, हीलियम से, हीलियम क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो ये जो दो ये होता है, ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो ये 2 इसका रिमूव होगा, तो इसी को बोलते हैं, अगर हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो 2 पॉजिटिव भी लग जाता है इस पर। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे किसी भी एलिमेंट से, किसी भी एटम से, तो उसमें पॉजिटिव आएगा, और अगर उसको गेन कराएंगे तो उसमें निगेटिव आ जाता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। देखिए ये चीज़ लिखी गई है ना, अच्छे से समझिए। अल्फा पार्टिकल इज ऑब्टेंड, अगर अल्फा पार्टिकल प्राप्त करना है तो बाय रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम, हीलियम एटम से आपको कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। इसका मतलब इट मीन्स डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस, ये देखिए डबली पॉजिटिव मतलब हीलियम पे 2 पॉजिटिव आयन इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। अब हम इसको हीलियम 2 पॉजिटिव चार्ज को क्या बोल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं। बस इतना ही समझना है। और अगर देखिए, हाँ वो चीज़ तो मैंने बताया है, चलिए हाँ यहाँ पे बता देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछता है कि अल्फ़ा पार्टिकल, मान लीजिए जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो डीके होता है, अल्फ़ा PARTICLE, अल्फ़ा पार्टिकल का अगर डीके, एक अल्फ़ा पार्टिकल अगर डीके होता है, डीके मतलब निकलता है, अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल, मान लीजिए एक अल्फ़ा पार्टिकल अगर डीके आपको कराना है, DECAY डीके कराना है, तो जानते हैं क्या चीज़ होता है, आप लिख सकते हैं। देखिए तभी तो उस एक्स क्या होता है, कोई एलिमेंट कोई एटम हो गया, ए क्या हो गया, ए, और जेड हमेशा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। काफ़ी स्टूडेंट भूल जाते हैं, हम भी पहले भूल जाते थे कि ए क्या है, जेड क्या है। जेड क्या होता है, जेड हमेशा याद करिए जो ऐसे बनता है जेड, वो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, नंबर होता है। और ये जो सिंपल वे में बनता है ए, ये क्या होता है, ये मास होता है, एटॉमिक मास होता है। तो एक्स ए जेड, अब इसमें अगर अल्फ़ा पार्टिकल डीके करते हैं, एक अल्फ़ा पार्टिकल मान लीजिए हमको निकालना है, यहाँ से कितना निकालना है, एक अल्फ़ा पार्टिकल निकालना है। तो अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल निकालना है तो इसके जो एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर है ना, इसमें कितने की कमी आएगी, एटॉमिक नंबर में जेड में कितनी कमी आती है, 2 की कमी आती है एक अल्फ़ा पार्टिकल निकालने से। जेड, ये देखिए जेड
ऐसे बनाएंगे, जेड जेड में कितनी कमी आएगी, 2 2 भी तो ऐसे ही बनता है ना। और एटॉमिक मास में कितना कमी आएगा, 4 का कमी आएगा। तो देखिए इसमें ऐसे आप लिख सकते हैं वाई, जो वाई बनेगा इसमें जेड की जेड माइनस कितना लिखेंगे, जेड में आप रिमूव करेंगे 4, जेड में नहीं ए में रिमूव करेंगे 4, और जेड में कितना रिमूव करेंगे, 2 रिमूव करेंगे। ये ट्रिक आप समझ गए होंगे। एटॉमिक नंबर में 2 का कमी होता है और एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है, तब एक अल्फा पार्टिकल रिमूव होता है। तो इसका रिएक्शन ये आप ऐसे भी सीधा लिख सकते हैं, जेड ए जेड ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद गिब्स आउट तीर लगा सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। वाई में क्या लिखेंगे, यहाँ ए में से कितना घटेगा, 4 की कमी होती है, और जेड में कितनी कमी होती है, 2। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एक हीलियम ही लगाएंगे, तभी तो ये मेंटेन होगा। देखिए यहाँ से 2 निकला है तो 2 यहाँ लगा दीजिए, हीलियम 2 होता ही है, 4 होता है। तो इसीलिए बोला गया था ना, प्लस एनर्जी निकलती ही है, एनर्जी निकलेगी ही। तो ये पूरा होल रिएक्शन एक अल्फा पार्टिकल रिमूव का होता ही है, रिमूवल का। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से मैंने बता दिया। देखिए काफ़ी चीज़ें अब यहाँ से और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, अगर आप अच्छे से समझेंगे ना। ये इसलिए बताया जा रहा है, ये पूरी केमिस्ट्री में आपको काम लगेगा, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी काम लगेगा। तो आप अच्छे से अगर आप यहीं समझ लेते हैं तो दोनों जगह हो जाएंगे। और आज अच्छे से आप समझ लीजिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आती हैं, तो आप आज अच्छे से एकदम समझ जाएंगे। चलिए एटॉमिक नंबर देखिए जेड से शो किया जाता है। अब एटॉमिक नंबर कुछ चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, ये यही चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर के बारे में लिखा गया है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब ये जो एटॉमिक नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, एटॉमिक नंबर को। फिर उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन आइटम ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट्स दिया गया है एटॉमिक नंबर, जितना उसका एटॉमिक नंबर रहेगा उसको आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो, या फिर उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन वेरिएबल होते हैं, वो डिपेंड करते हैं चार्ज पे भी, तो वो तो आगे की बात करेंगे। लेकिन इतना हम समझेंगे कि नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन समझेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी समझ सकते हैं, या नंबर ऑफ प्रोटॉन आर लगा है अथवा, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझेंगे। इट इज डिनोटेड बाई जेड, और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, मैंने बता ही दिया था। ऑल आइटम्स ऑफ एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब देखिए ऑल आइटम्स, जो सभी जो एटम्स होते हैं एलिमेंट, उनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। ये चीज़ें हो जाएंगी। जैसे देखिए फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो कितना होती है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता ही है, उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आइटम हैज ओनली 1 प्रोटॉन। सही बात है, जितना उसका बोले थे हम, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना उसका प्रोटॉन ही होता है। तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है तो 1 ही प्रोटॉन होगा। सिमिलरली उसी प्रकार कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो जेड की वैल्यू इसमें कितनी है, 6 ही है। तो आगे देखिए, तो उसी प्रकार कितना इसका प्रोटॉन जो कार्बन में होते हैं वो 6 ही होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये आइए मास नंबर पे आइए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मास नंबर अभी देखिए, दिस सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन आइटम ऑफ द एलिमेंट। कोई भी आइटम हो उसमें जो एलिमेंट्स होता है उसमें उसका जो मास नंबर होता है, मास नंबर जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जितने टोटल होते हैं उसी को मास नंबर बोला जाता है। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मास नंबर जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, मास नंबर को, एटॉमिक जो मास होता है इसको एटॉमिक मास नंबर बोलिए, एटॉमिक मास बोलिए। तो एटॉमिक मास जो होता है इसी को बोला जाता है, आप लिख सकते हैं नंबर, NUMBR, नंबर ऑफ प्रोटॉन, PROTON, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसी को तो बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं यही तो मास नंबर बनाते हैं। तो जितना मास नंबर रहेगा उसमें मान लीजिए मास नंबर में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, दिस सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम मतलब जोड़ के, किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ के क्या बोलते हैं, उसी को मास नंबर बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई ए मास नंबर किससे डिनोट किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, मास नंबर का सिंबल क्या होता है, ए होता है।
अब देखिए आगे यहाँ चीज़ें और चीज़ें समझिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है। ये एक्स हो गया कोई एलिमेंट है, जेड क्या हो गया एटॉमिक नंबर नीचे होता है और ए एटॉमिक मास ऊपर होता है। तो यही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, देखिए ये चीज़ लिखा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है जो यक्स है ये किसी एलिमेंट का सिंबल होता है, तो यक्स मैंने बता ही दिया। ए क्या होता है डिनोटेड मास नंबर, जो ऊपर लिखा होता है वो मास नंबर होता है ए, और जेड जो होता है वो डिनोटेड बाय एटॉमिक नंबर, नंबर होता है जो टेढ़ा मेढ़ा जेड होता है वो क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन डिनोटेड बाय पी, प्रोटॉन को डिनोट किया जाता है पी से, और इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया जाता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से, स्मॉल पी स्मॉल ही स्मॉल एन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से डिनोट किया जाता है। अब ये तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ चीज़ें, इन एन आइटम जेड, किसी भी आइटम में जेड जितना होगा वो देखिए वही चीज़ मैंने बताया था ना, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, जो जेड होगा वही प्रोटॉन भी होगा या फिर वही इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी होता है, जो इतना एटॉमिक नंबर होगा ना वही इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है एलिमेंट के कोई चार्ज अगर लगा हो तो फिर वो वेरी कर जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ चार्ज के रेशियो में नहीं देखना है। ये देखिए ए आपको मैंने बताया था ए क्या होता है एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास मैंने बताया था कि एटॉमिक मास क्या होता है नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन प्लस टोटल न्यूट्रॉन, देखिए वही चीज़ तो लिखा गया है एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है, ये देखिए नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो ये आप फार्मूला चाहे ये लिख लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए, चाहे नंबर ऑफ ये चीज़ वही चीज़ें लिखी गई है। ये देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर आप घटा देंगे, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ये देखिए ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अब ये परफेक्ट फार्मूला है। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन ही जेड ही होता है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों सेम ही लिखा गया है, क्योंकि प्रोटॉन लिखा है, प्रोटॉन होता क्या है जेड ही होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है वही तो प्रोटॉन होता है, तो दोनों सेम फार्मूला है, कोई डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ से देखिए जैसे हाइड्रोजन एक दिया गया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक होता है, एटॉमिक मास भी होता है एक ही होता है। तो ये देखिए एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का जेड जो एटॉमिक नंबर होता है एक होगा, मास नंबर कितना होता है एक होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भाई मैंने बताया था जितना एटॉमिक नंबर होगा तो ये देखिए एक ही होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जितना प्रोटॉन होता है जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो एक है। अब हाइड्रोजन पे कोई चार्ज तो है नहीं ना। नेक्स्ट में देखिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो आप ए माइनस जेड करेंगे, तो यहाँ देखिए ए माइनस जेड, ए 1 था और जेड भी 1 था तो 0 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन में अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं तो आप सिंपल एकदम निकाल लेंगे, 0 होता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसी प्रकार क्लोरीन देखिए, अब यहाँ से और कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर जो जेड की वैल्यू होती है वो 17 है, और ए की वैल्यू जो एटॉमिक मास की वैल्यू है वो कितना है, ए की वैल्यू वो 35 है, तो क्लोरीन का होता ही इतना है। अब इसमें आप देखेंगे एटॉमिक नंबर जिसको जेड से शो करते हैं कितना है, 17 है। अब इसमें देखिए एटॉमिक मास किससे शो किया जाता है, ए से, वो कितना उसका है 35 है, 35 एटॉमिक मास है। अब अगर यहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको देखना है तो कितना बताएंगे, जितना जेड की वैल्यू होगी वही बता देंगे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बताएंगे, जितना जेड की वैल्यू होगी 17 ही बता देंगे। अगर यहीं पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अगर एन की वैल्यू निकालना है तो ए माइनस जेड करिए ना, ए माइनस जेड करिए। अब यहाँ देखिए ए माइनस जेड 17, ए कितना है 35 है, 35 रख दिए, जेड की वैल्यू कितना है 17 है, तो 35 में से आप 17 घटाएंगे तो 17 दूना 34, एक 18, आपका 18 बच जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर क्लोरीन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे तो 80 होंगे, 18 होंगे। एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो देखिए अब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एकदम आसानी से निकाल लेंगे। अब यही चीज़ें कुछ चीज़ें हम लोग और समझ लेते हैं, क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
क्वेश्चन पूछता है आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन क्या है, आइसोडाइफर क्या है, ऐसे 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आते हैं तो समझ में चीज़ें आती नहीं हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर गेस कर देते हैं, मतलब तुक्का लगा देते हैं। तो तुक्का तो सही होता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं, 0.1% चांस होते हैं सही होने के लिए, बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि गलत ज़्यादा होते हैं ना, सही तो कम ही होते हैं तुक्का में, हाँ सही भी होते हैं। तो चलिए आइसोटोप की बात करते हैं। अब आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप के बाद देखिए आइसोटोप देख लेंगे, आइसोबार देख लेंगे, फिर आइसो एक टोन होता है वो भी देख लेंगे, फिर उसके बाद आइसोडाइफर होते हैं, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, आइसोटोप क्या है। आइसोटोप, टोप आ रहा है ना, टोप से टोपी याद कर लीजिए, टोपी जो सिर में लगाते हो टोपी। अगर आप दुकान से टोपी मान लीजिए परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो टोपी का वेट तो क्या होता है, वेट भाई डिफरेंट जरूर होगा, उसका भार जो होता है ना वो अलग अलग, टोपी का भार तो अलग होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। आइसोटोप में आइटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ये पॉइंट पकड़िए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जो एटम्स दिए रहेंगे वो उनका एलिमेंट सेम रहेगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। देखिए इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट डिफरेंट मास नंबर रहता है। वही चीज़ आपको पकड़ना है कि आइसोटोप्स में जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, वो क्या होता है, सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है, ए की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो मैंने टोपी तो वही बताई थी ना कि मास नंबर डिफरेंट होता है, अलग अलग टोपी का अलग अलग भार होगा, तो डिफरेंट मास नंबर होते हैं आइसोटोप में। बस इतना ही जानना है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, जेड की वैल्यू क्या होगी, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, और यहीं लिख सकते हैं जेड की वैल्यू सेम होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। इतना आप लिख लेंगे, बस आपका आइसोटोप आप के मास्टर हो जाएंगे आप। तो हाँ, तो अगर यहाँ देखिए अगर जेड की वैल्यू सेम है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जेड अगर सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जेड में आइसोटोप में प्रोटॉन भी सेम होते हैं। तो अच्छा हाँ, प्रोटॉन सेम होंगे ही, क्योंकि जेड भी सेम है और जेड जितना होता है उतने प्रोटॉन ही होते हैं टोटल, तो प्रोटॉन भी सेम हो सकते हैं। ऐसे भी दे सकता है कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन किस में होते हैं, आइसोटोप में होते ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, देखिए इसमें बोला था ना सेम एलिमेंट होने चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एटम्स में सेम एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन का देखिए इसमें यहाँ पे एक मास नंबर बोला था ना कि यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एक इसका एक इसका एक इसका, लेकिन देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, तो ये देखिए 1 2 3 सबका मास नंबर डिफरेंट है। उसी प्रकार कार्बन का देख लीजिए, कार्बन के भी 3 आइसोटोप हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको सेम देखने को मिल रहा है 12 13 14, लेकिन एटॉमिक मास में डिफरेंट है। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के 2 आइसोटोप यहाँ हैं, देखिए 17 17 एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन 35 37 एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके, आइसोटोप्स के, आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हो गए। ये आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3 आर नेम्ड एज प्रोटियम, इसको क्या कहेंगे, 1H1 को प्रोटियम कहेंगे, ड्यूटेरियम कहेंगे, और यहाँ पे ट्राइटियम कहेंगे। इस पर क्वेश्चन भी लगवाए हैं हम अच्छे से, जब हाईवी वाटर मैंने पढ़ाया था ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला, वहाँ से एकदम शानदार क्वेश्चन कराए थे। यहाँ देखिए आइसोटोप्स में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिमेन सेम, देखिए वही चीज़ आ गई ना, यहाँ पे नंबर ऑफ कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन की मतलब जेड की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो A-Z होता है ना, ये तो और डिफरेंट होगा ही। तो नंबर ऑफ, ये देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट, ये चीज़ आप ये लाइन एकदम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में देख सकते हैं आइसोटोप्स डिफर इन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स के कुछ ये हैं, आइसोटोप्स के कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं, जैसे यूरेनियम दिया गया, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के जो आइसोटोप्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, फ्यूल के रूप में ईंधन के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट में आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, देखिए कोबाल्ट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट कोबाल्ट के आइसोटोप जो C16 वाले जो कोबाल्ट होते हैं उनको कैंसर में यूज किया जाता है, थेरेपी में यूज किए जाते हैं, जब थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट में ये देखिए आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन के जो आइसोटोप्स होते हैं जैसे I-131 131 वाला,
यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होती है, जो गाल घोटू होता है, गले की बीमारी होती है, तो वो उसको अगर ट्रीटमेंट के लिए ये आयोडीन के ट्रीटमेंट, इसके ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में आयोडीन यूज किया जाता है। नेक्स्ट में आइसोटोप ऑफ कार्बन, ये तो हिस्टोरिकल जियोलॉजिकल मटेरियल। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोबार। भाई एकदम देखिए, आइसोटोप, अगर टोपी वाला आप समझ गए ना, तो आइसोबार तो वैसे समझ जाएंगे। आइसोटोप का एकदम सेम डिफरेंट, मतलब सेम उसका उल्टा ये होता है, आइसोबार होता है। उसमें क्या था, देखिए यहाँ पे एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट, इसमें डिफरेंट एलिमेंट, जैसे यहाँ आर्गन है, यहाँ कैल्शियम हो जाएगा, यहाँ क्रोमियम है, यहाँ आयरन, मतलब ऐसे ऑप्शन देंगे तो दो का जोड़ा आपका रहेगा। तो यहाँ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए वहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम रहता था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा बट सेम मास नंबर। तो आप ऐसे सीधे इसको तीर लगा के ऐसे आप लिख सकते हैं, कैसे, आइसोबार का, कि सेम मास नंबर, सेम क्या रहेगा, सेम, यस ए एम ई, सेम मास नंबर रहेगा, एम ए डबल एस मास, एन यू एम बी ई आर, सेम मास नंबर रहेगा, लेकिन डिफरेंट क्या रहेंगे, डिफरेंट, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी, डिफरेंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा, ए टी ओ एम आई सी एटॉमिक, एन यू एम बी ई आर एटॉमिक नंबर मतलब जेड, और सेम मास नंबर, मास नंबर मतलब ए, सेम रहेगा। बस इतना ही आपको समझना है। अब ये चीज़ें यहीं लिखी गई हैं, अब इसका एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं कि देखिए सेम मास नंबर सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आर्गन पे भी 40 है, कैल्शियम पे भी 40 है, लेकिन अगर इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, बस इतना ही डिफरेंट यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देख सकते हैं, मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो इतना ही है। अब इसका कुछ चीज़ और दिया गया है, नेक्स्ट में ये देख सकते हैं, सिंस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर, यहाँ ये सब हटा दीजिए। नेक्स्ट में देखिए आइसोटोन, एक और है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये इंपॉर्टेंट हैं, तीन आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोटोन हो गया और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, तो चारों हम देख लेंगे। आइसोटोन, अब आइसोटोन क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आइसोटोन, टोन में यन याद करिए, ये यन जो होता है आइसोटोन, यन का मतलब क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहीं से यन अगर आप आइसोटोन में यन निकाल लेंगे ना तो काम हो जाएगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये देखिए डिफरेंट एलिमेंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एलिमेंट तो डिफरेंट है ना, हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए जो न्यूट्रॉन है यन है, ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोन में ऐसे आप तीर लगा के लिख सकते हैं कि आइसोटोन में क्या, आइसोटोन में क्या, एस ए एम ई, सेम, एन यू एम बी ई आर, सेम नंबर ऑफ क्या रहता है, न्यूट्रॉन, एन ई यू टी आर ओ एन। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन ए माइनस जेड से निकालेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर से जब घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, और आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे न्यूट्रॉन आप निकाल के देख लीजिए, कार्बन में 14 माइनस 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, इसमें देखिए नाइट्रोजन में 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो देखिए सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम ही तो आ रहे हैं, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में। तो यही इतना आइसोटोन में आपको याद कर लेना है कि आइसोटोन में यन निकाल लीजिए यहाँ से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ये यन निकालेंगे। याद करने का तरीका है आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। अब देखिए ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से एकदम समझ लीजिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। भाई साहब ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट देता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन कौन है, तो चारों ऑप्शन में एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया रहेगा। देखिए चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन्स हो, containing same number of electron are called isoelectronic species। isoelectronic species में number of electron NUMBER, number of electron क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, SAME ऐसे आप लिख सकते हैं, SAME सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेम होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन चाहे जो हों, चाहे एटम्स हों, चाहे मॉलिक्यूल दिए गए हों, चाहे आयन्स में दिए गए हों, उनमें जो कंटेनिंग जो उसमें रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ आप देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन, एक नियान, एक सोडियम, एक मैग्नीशियम, एक अल्मोनियम।
यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ आइटम्स दिए गए हैं, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ आयंस में दिए गए हैं, यहाँ देखिए मॉलिक्यूल यहाँ है, यहाँ एक क्या है, ये यानी मॉलिक्यूल है, और सब ये देखिए आयन में दिए गए हैं, यहाँ आपका एटम्स में दिया गया है। तो CN देखिए साइनाइड दिया गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसमें कैसे देखा जाएगा, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 8 होता है। तो इसमें 2 निगेटिव भी लगा है, तो +2 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितना, 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑक्सीजन में 10 इलेक्ट्रॉन। वहीं यही चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है ना। जैसे ऑक्सीजन में मैंने बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। वहाँ मैंने बताया था ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन चार्ज पे वेरी करता है, वही चीज़ वहाँ फेल हो जाती है ना। तो यहाँ पे 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर, एक नेगेटिव चार्ज भी है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नियान का 10 होता ही है, तभी चार्ज नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम आ रहे हैं, 10 यहाँ 10 यहाँ। सोडियम का 11 होता है एन यहाँ जेड की वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है, तो इसीलिए एक पॉजिटिव लगा दिया गया है, एक आप रिमूव कर देंगे तो 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तभी तो 2 पॉजिटिव लगाया गया है, 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर पॉजिटिव लगता है, जितने पॉजिटिव लगेंगे उतना आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर निगेटिव लगेगा, निगेटिव का मतलब उसको चार्ज दिया गया है, उसको लोड कर दिया गया, तो वो अगर मान लीजिए किसी को आप उधार देते हैं आप, तो उसको तो निगेटिव करते हैं ना, उसको तो फिर दोबारा देना है, तो उसके ऊपर निगेटिव हो जाता है, लेकिन अगर कोई देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव हो जाता है। तो उसी हिसाब से ये चीज़ होता है। अब जैसे यहाँ CN में देख लीजिए, कार्बन का कितना हो गया, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, और नाइट्रोजन कितना होता है, +7 होता है, लेकिन एक चार्ज भी लगा है, एक निगेटिव में है, तो एक और जोड़ देंगे तो 6 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन पे कितना होता है, 7 होता है, 2 नाइट्रोजन है, 14 हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं ही। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है, तो 2 हैं तो 16 हो जाएगा, 16 में से 2 करेंगे तो 14 ही जाएगा। तो इसमें सभी में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 14, इसमें भी 14। यहाँ पे कितने आ रहे थे, 10 सभी में आ रहे थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी सेम है और B में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। बस इतना ही आपको जानना था। ये इतना 4 आपको इम्पॉर्टेंट है। आइसोडाइफर अगर देखना है, आइसोडाइफर में भी आप देख सकते हैं कि आइसोडाइफर किसको बोलते हैं। आइसोडाइफर्स जो बोले जाते हैं, एटम्स हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर, उनका आइसोटोपिक नंबर सेम होता है, आर कॉल्ड आइसोडाइफर। अब यहाँ लिख सकते हैं आइसोडाइफर में क्या सेम होता है, आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक मतलब वो टोप वाला, टोपी वाला, मतलब N-Z। ये देखिए N-Z इनका सेम होना चाहिए, या A-2Z, इसी में Z के मल्टीप्लाई कर दिया गया ना। N क्या होता है, N होता है, ये देखिए N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन -Z। आप पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे A-Z करके, फिर जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा उसमें में से Z एटॉमिक नंबर घटा देंगे, तो यही आपका आइसोडाइफर निकल जाएगा। एकदम सिंपल है, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, ये आइसोडाइफर में होता है। बस इतना ही आपको करना था। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं या फिर इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वही ज़्यादातर पढ़ रहे हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आइसोईस्टर्स आप देख सकते हैं, आइसोईस्टर्स भी मॉलिक्यूल आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, यहाँ पे दिया गया है आइसोईस्टर। आइसोईस्टर भी आप देखना हो तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो इतना हम लोग कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, फिर उसके बाद बोहर थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन भी साथ में करते रहेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपसे भी पूछते हैं, इतना समझाए हैं तो क्वेश्चन बताने का आप प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो अभी पढ़ाए गए हैं इसी वीडियो में, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से सेलेक्ट किए हैं, और वीडियो नंबर 3 है ना, 2 वीडियो आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं सेलेक्ट किया हूँ, आप बताइए, ये क्वेश्चन मैंने बता भी दिया है थ्योरी में। रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट नेम है, तो इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। स्कैटरिंग
तो रदरफोर्ड साहब ने अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी था फॉर द डिस्कवरी, या किस चीज़ के डिस्कवरी के लिए वो उत्तरदायी था, रिस्पॉन्सिबल था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, या न्यूट्रॉन का, या प्रोटॉन का, या एटॉमिक न्यूक्लियस का। तो रदरफोर्ड साहब ने एक एटम्स ले लिया, एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रदरफोर्ड साहब ने यही देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन ये मूव करते हैं ना इसके चारों तरफ, इनका अरेंजमेंट ये देख रहे थे कि ये जो मूव करते हैं, तो यहाँ वो देख रहे थे ना, ये धीरे धीरे आके ये न्यूक्लियस में गिर जा रहा था। तो ये जो इनका जो एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रदरफोर्ड साहब ने किस चीज़ की डिस्कवरी किए थे, तो एटॉमिक न्यूक्लियस, तो आप फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे और क्वेश्चन अच्छा है, आप आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट में ये आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें लिखी गई है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, और इनका जो रदरफोर्ड का पूरा नाम है ये देख सकते हैं, अर्नस्ट रदरफोर्ड। नेक्स्ट में चल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? 1896 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन ईंट पर नाचे, जे थॉमसन, मैंने बताया ही है। जेम्स चैडविक किसकी खोज किए थे? न्यूट्रॉन ईंट पर नाचे, न्यूट्रॉन की चैडविक साहब ने खोज किया था, ये भी बता दिया था। नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसीलिए सेलेक्ट किया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर व्हिच मैक्सिमम में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ पे इंट्रा की बात नहीं कर रहा है, इंटर कर रहा है। इंटर का मतलब दो सब्सटेंस, दो के बीच में जो इंटर होता है, और अगर इंट्रा की बात किया जाता तो एक के बीच में ही इंटर होता है। इंट्रा INTRA, इंट्रा मीन्स होता है उसी के अंदर, और इंटर यहाँ जो लिखा गया है INTER, शब्दों का खेल है, यहाँ पे इंटर है, यहाँ पे इंट्रा है। अगर इंटर होगा तो दो के बीच में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में जो फेज होती हैं, हैज मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच सबसे अधिक लगता है? लिक्विड नहीं, गैस कभी नहीं, सॉलिड हाँ। मोर देन वन ऑफ द अबव, एक ऑप्शन से अधिक ऑप्शन सही है नहीं। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक मैक्सिमम भयानक होता है, तो आप थर्ड ऑप्शन लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। क्यों सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है? तो एमंग द ऑल द स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड हैव द स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल इन सॉलिड, मॉलिक्यूल में लगता है, क्योंकि इन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, कोई चीज़ सॉलिड होता है ना तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम पास पैक होते हैं, टुगेदर, साथ में एकदम चिपके होते हैं और शेप बना लेते हैं एक, तो उसी की वजह से। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द एलिमेंट हैविंग टेट्रा एटॉमिक एटॉमिसिटी इज। अब यहाँ पे आपको बताना है टेट्रा एटॉमिक एटॉमिसिटी किसकी होती है, तो एटॉमिसिटी बताना है किसका होता है? हीलियम भाई, तो हीलियम हो गया। नाइट्रोजन तो डायटॉमिक होता है, यहाँ टेट्रा की बात कर रहा है, टेट्रा का मतलब चार की बात कर रहा है। फास्फोरस P4 में होता है, तो यही देखिए फास्फोरस का एटॉमिसिटी जो होती है वो 4 होती है, तो आप डायरेक्ट फास्फोरस लगाएंगे। क्लोरीन Cl2 तक ही होता है क्लोरीन, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये थ्योरी के माध्यम से सेकंड वाले या फर्स्ट वाले वीडियो में कराई गई है, आप जाके वहाँ देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पे कुछ एटॉमिसिटी दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं और उसका एटॉमिसिटी, एलिमेंट की एटॉमिसिटी। जैसे देखिए ये जो एलिमेंट आर्गन है, हीलियम है, ARHE, इसकी एटॉमिसिटी 1 होती है, तो इसीलिए मोनो एटॉमिक कहते हैं, और डायटॉमिक में 2 होती है, जैसे ऑक्सीजन O2 हो गया 2 एटॉमिसिटी, क्लोरीन Cl2 हो गया तो डायटॉमिक हो गया। और यहाँ देखिए ये भी नाइट्रोजन भी होता है, डायटॉमिक होता है। फास्फोरस तो आपको टेट्रा एटॉमिक मैंने बता दिया, P4 वाला। पॉलीएटॉमिक में सल्फर होता है, सल्फर S2 S4 S6 सब होते हैं। नेक्स्ट में हु क्वाइंड द वर्ड एटम, एटम जो वर्ड है उसको किसने दिया था? वर्ड एटम, एटम्स जो नाम है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आप गलत करने वाले हैं, लेकिन देखिए ध्यान से, ये देखिए जो एटम्स वर्ड है वो किसने दिया था? हु क्वाइंड, किसने दिया था एटम्स शब्द? ये देखिए डेमोक्राइटस या थॉमसन या रदरफोर्ड या जॉन डाल्टन, आप लगाइए चारों ऑप्शन में।
चारों ऑप्शन में आप लगाएंगे तो आप गलत करेंगे। अगर आपको पता नहीं होगा डायरेक्ट, ये रटने वाला क्वेश्चन है, तो आज आप रट लीजिए। डेमोक्राइटस, वो आइटम वर्ड किसने दिया था, तो डेमोक्राइटस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ये देखिए, द वर्ड एटम्स क्वाइंड द डेमोक्राइटस, डेमोक्राइटस, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, थॉमसन इलेक्ट्रॉन दिया था, रदरफोर्ड ने डिस्कवर्ड अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, और जॉन डाल्टन ने फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन को तो बोला ही जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तीनों क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, एल्कली मेटल्स, जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, मैंने पीरियाडिक टेबल तो कवर किया है ना। पीरियाडिक टेबल की लगभग 10-12 वीडियो है, लगभग क्वेश्चन को लेके 16 वीडियो शायद है केमिस्ट्री की। वो 16 वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो मिल जाएगी नहीं, आप प्लेलिस्ट में, चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, पीरियाडिक टेबल पूरा फिनिश करेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो एकदम सभी चीज़ें अच्छी हैं। देखिए, जो पढ़ाई को जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसको वर्क लोड नहीं लेना है सर पे, इन्जॉय करके पढ़ना है, तो इन्जॉय करिए। चलिए, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स आर असाइंड व्हिच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। अब कह रहा है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल पीरियाडिक टेबल का किस ब्लॉक में आता है, यस ब्लॉक में आते हैं। यस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप आता है, एक आता है एल्कली मेटल, एक आता है एल्कलाइन। एल्कलाइन वाला कौन सा होता है, मैंने बताया था, जो बड़े में लिखते हैं एल्कालाइन, वो सेकंड वाला होता है, और जो एल्कली सिर्फ लिखते हैं वो फर्स्ट वाला होता है। तो एल्कली मेटल्स पीरियाडिक टेबल, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में किस ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप या 15 या थर्ड या फर्स्ट ग्रुप लगाइए ना, एकदम पहले ही फर्स्ट वाले ग्रुप में ही रखा गया है एल्कली को, एल्कलाइन को सेकंड में रखा गया है। ये देखिए, हु वाज द फर्स्ट टू प्रपोज एटॉमिक थ्योरी। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में अगर बताना है, अगर इसका ये आंसर नहीं दिया होगा, हु वाज द फर्स्ट प्रपोज, सबसे पहले प्रपोज किया था एटॉमिक थ्योरी को किसने, आप लगा देंगे तो रदरफोर्ड आप तुरंत लगाएंगे, जॉन डाल्टन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे दिया है, तो चलिए ये हम बता देते हैं, जॉन डाल्टन आप लगाएंगे कि एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने, इसका आंसर दिया है। जिसका आंसर नहीं दिया होगा वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चन और पूछा गया है, तो ये देखिए, जे थॉमसन साहब ने क्या किया है, जे थॉमसन साहब ने क्या किया है, ये देखिए, जे थॉमसन साइंटिस्ट हैं, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड सब पार्टिकल ऑफ एटम्स, ये डिस्कवर किए थे। यहाँ रदरफोर्ड आप जान ही रहे हैं क्या किए थे, रदरफोर्ड ईंट पर मतलब प्रोटॉन की खोज किए थे। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आ गया, नील बोहर आ गए एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नील बोहर और उनका मैक्सवेल दोनों ख़त्म करेंगे, फिनिश करेंगे, तो वो चीज़ हो जाएगी। फिर बोहर वाले फिर क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो थ्योरी कंप्लीट किए हैं। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए और क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कोई अगर आंसर नहीं दिया है, हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब आपको, इस क्वेश्चन का नहीं, इस क्वेश्चन का मैं बता दे रहा हूँ ना, कमेंट बॉक्स में लिखने में प्रॉब्लम होगी कुछ स्टूडेंट को। द रेडियस ऑफ एन एटम, द रेडियस, यहाँ पे देखिए, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर। तो रेडियस बताना है, डायमीटर बताना है, एटॉमिक न्यूक्लियस का बताना है यहाँ पे, तो बताइए। यहाँ पे देखिए, साइज ऑफ एन एटम, एटम्स का नहीं बताना है, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का, एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उनका क्या बताना है, साइज बताना है। तो बताइए 10 के पावर, यहाँ मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, मैंने मीटर में बताया और सेंटीमीटर में, तो यहाँ मीटर में है। तो आप बताइए यहाँ किसका, न्यूक्लियस की साइज बताना है, तो आप मीटर में बताइए। 10 के पावर 13 है, 13 तो अगर होता तो यहाँ सेंटीमीटर होता, तो ये सही हो जाता है। अगर 10 के पावर -13 है, यहाँ मीटर में है, यहाँ अगर सेंटीमीटर में होता तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, लेकिन 13 में -2 और कर दीजिए तो फिर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मीटर में 10 के पावर -15 मीटर होता है एटम्स के न्यूक्लियस की साइज, तो 3rd ऑप्शन करेक्ट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है, कैन बी फर्दर सब डिवाइड, एटम्स को आप फर्दर डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं, सब डिवाइड करते हैं कि नहीं। कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, नन ऑफ द एबव। अब इनमें से कौन सा, डाल्टन्स ने क्या बोला था कि भाई उसको अब उससे ज़्यादा आप तोड़ ही नहीं पाएंगे,
तो कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, तो ऑप्शन नंबर आप कैन बी, आप सेकेंड ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ देखिए द डिफरेंस इन आइसोटोप, इसका देखिए हाँ यहाँ तो दिया गया है द डिफरेंस इन आइसोटोप, टोपी वाले में क्या मैंने बताया था डिफरेंट होता है, यहाँ डिफरेंट पूछ रहा है। मास नंबर डिफरेंट होता है क्या, यही देखिए मास नंबर ही आ गया। भार मैंने बताया था आइसोटोप, टोपी में जब खरीदने जाते हैं तो अलग अलग भार का होता है, कहते हैं ये ज़्यादा भाई वजन का है, ज़्यादा वेट है, ये नहीं लेंगे। सिर दबा रहेगा वैसे ही टोपी लगाने से क्या करेंगे, तो टोपी हल्का वाला लेंगे, तभी तो डिफरेंट होता है मास नंबर। तो मास नंबर डिफरेंट पूछ भी रहा क्वेश्चन में कि आइसोटोप में क्या डिफरेंट होता है, मास नंबर, पहला ही ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ एटॉमिक नंबर, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सभी स्टूडेंट को अच्छे से कमेंट करना और अच्छे से बताना है। कैसे बताएंगे, एकदम सभी को एग्जाम्पल एक कमेंट में बताना ही है, चाहे जो हो जाए कमेंट सभी करेंगे। देखिए कैसे कमेंट करेंगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहा है विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, व्हिच हैव द सेम मास नंबर, लेकिन मास नंबर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे। ये देखिए क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर जो जेड की वैल्यू है ना वो क्या है, डिफरेंट है। जेड की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनका जो ए है एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है। तो उसको क्या कहा जाता है, आइसोमर्स, आइसोटोन्स या आइसोटोप्स या आइसोबार। तो चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, आप ऑप्शन लगाएं, बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उस ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखिए पूछे जाने के चांस है इस क्वेश्चन का, तो अच्छे से देख लीजिए। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम्स में कंसिस्ट मतलब रहता है न्यूक्लियस में। एटम्स के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई मैंने बताया था ना कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या बताया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो यार न्यूक्लियस में नहीं होता ना, न्यूक्लियस के बाहर होता है, तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन है उसको हटा दीजिए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, आपका ऑप्शन एक ही तो बचा, तो फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाइए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ देखिए द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। मैंने थ्योरी में बताया भी था, अच्छे से बताया था। थ्योरी अगर अच्छे करके ऊपर आ रहे होंगे ना, ध्यान से देखे होंगे, तो ये सब चीज़ क्वेश्चन हवा में उड़ रही होंगी, एकदम सॉल्व कर पा रहे होंगे, नहीं तो फिर नाच रहे होंगे अगर थ्योरी नहीं कंप्लीट हुई होगी, अच्छे से स्किप करके देख रहे होंगे एक एक सेकंड कुट कुट करके। नेक्स्ट में 5 नंबर क्वेश्चन चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोबार। अब आइसोबार में क्या होता है, वहाँ पे एटॉमिक पहले आइसोटोप सोचिए, कभी भी कोई भी पूछे आइसोबार अगर पूछ रहा है तो पहले आइसोटोप वाला समझ लीजिए। टोप में क्या था, उसका एटॉमिक वेट क्या था, डिफरेंट था, तो यहाँ पे एटॉमिक वेट डिफरेंट हो जाएगा और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। वहाँ पे मास नंबर डिफरेंट था, यहाँ पे जेड की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी आइसोबार में, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे देखिए डिफरेंट होगी और मास नंबर सेम होंगे, वही आपको खोजना है। तो यहाँ पे देखिए हमको जेड की वैल्यू क्या खोजना है, जेड की वैल्यू आइसोबार। आइसोबार में एटॉमिक हमें खुद नहीं याद है, लेकिन हम तो ऐसे ही पकड़ते हैं, आइसोटोप सोचते हैं, आइसोटोप में ए क्या होता था, ए डिफरेंट होता था, यहाँ पे ए सेम हो जाएगा। तो चलिए सेम देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 24 है, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे देखिए 40 है, यहाँ ए देखिए सेम है, 40 है, 40 से सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो डिफरेंट होना चाहिए वो डिफरेंट भी है, 20 है, 19 है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट ही होते हैं किसमें, आइसोबार में एटम डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं दैट हैव सेम मास नंबर, उनका मास नंबर जो होता है ए जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जेड की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। जेड जैसे ही आए ना वो एटॉमिक नंबर ही समझिएगा। नेक्स्ट ये तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब और चीज़ें समझेंगे। तो इतना हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, चलिए नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें करेंगे। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को देखते आ रहा है तो सोच के आ रहा है वो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर ले। लाइक अगर करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। आपको अगर लगभग 600-700 वीडियो दे दिया गया फ्री में तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
कंपलसरी है, लाइक करना ही है। लाइक चाहे जो हो जाए, लाइक करके ही जाएं अगर वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं, क्योंकि आपको सभी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो चलिए अभी एक लास्ट में एक वीडियो मैं बता दूंगा, उस वीडियो को आप फॉलो करिएगा। और एक पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी उसकी, किसकी, टेलीग्राम की, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। एक मैं पीडीएफ बताया हूँ, पहले वो वीडियो देखेंगे और प्लेलिस्ट को एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हर प्लेलिस्ट में वीडियो को ऐड कर दिया हूँ। अब वो जब पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो पीडीएफ में क्या किया हूँ, उस पीडीएफ में मैंने प्लेलिस्ट का जो नेम है ना, कौन कौन सी वीडियो सिस्टमेटिक देखनी है, उसमें मैं पीडीएफ में लिख दिया हूँ। अब वो पीडीएफ आप जब आपके पास रहेगा तो वो आप सिस्टमेटिक वाइज पढ़ पाएंगे। वो वीडियो देखेंगे ना, तब आपको आइडिया लग जाएगा। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे, देखिए आप मेरे चैनल पे ओपन होगा, ये मेरे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा, ये चैनल का नेम मिल जाएगा। इसी लोगो पे क्लिक करिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना, देखिए चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको वीडियो कहाँ पे रिवाइज करनी है। यहाँ लाइव सेक्शन में 8-10 वीडियो है, यहाँ पे 600-700 वीडियो है। अब 600-700 वीडियो ये है तो, लेकिन आपको कैसे रिवाइज करना है, ये देखिए वीडियो सेक्शन में जाइए ना, इसी वीडियो सेक्शन में जाइए और ये वीडियो अगर देखना है रिवाइज कर, आपको देखना है कैसे मेरे चैनल के थ्रू तैयारी करना है, तो ये वीडियो अभी देखिए मैंने कल ही ये वीडियो अपलोड किया था। तो ये वीडियो आप टोटल एक एक स्टेप देख लीजिए। और पीडीएफ को टेलीग्राम पे चैनल को इसका पीडीएफ सेंड कर दिया गया है, उस पीडीएफ के माध्यम से आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए।